नमस्कार दोस्तों, मैं जैस्मिन कौर, चैनल लाइफ अपडेट पर आपका स्वागत है। आज मैं जिनकी बात करने जा रही हूँ वो एक ऐसी फिनोमिनल, एक ऐसी जनरेशनल सिंगर रही हैं जिनके गीत आपने, मैंने, हमारे पेरेंट्स और यहाँ तक कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने भी बहुत ही मन से सुने हैं। लता मंगेशकर। अगर इनके गीतों की बात की जाए तो जब से इन्होंने गाना शुरू किया है, कुछ 1940-1950 के दौर से, इनके गीत हमेशा से ही बहुत पारिवारिक रहे हैं। शायद इनकी सुरीली आवाज़ और इनके गीतों के लफ्ज़ की ये वजह है कि ये इतनी सारी जनरेशन्स की फेवरेट सिंगर रही हैं। लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को दीनानाथ मंगेशकर के घर हुआ था। दीनानाथ मंगेशकर खुद संगीत जगत से जुड़े हुए थे और एक ड्रामा कंपनी रन करते थे। लता जी ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि इनके पिताजी घर में लड़कियों के पहरावे को लेकर बहुत पर्टिकुलर थे। उनका मानना था कि माथे पर बिंदी और हाथ में चूड़ियां लड़कियों के लिए अनिवार्य है। यही नहीं, इनकी माताजी खुद भी 9 यार्ड्स की लंबी ट्रेडिशनल मराठी साड़ी डाला करती थी। तो ऐसे में मेरे हिसाब से अगर इतने ट्रेडिशनल, इतने ऑथेंटिक माहौल से उठकर कोई इंसान एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि कुछ 4-5 पीढ़ियों तक अपनी लोकप्रियता कायम कर सकता है, ये वही हो सकता है जिसमें बदलाव की काबिलियत हो। ये बात सच है कि लता जी के घर में बचपन से ही संगीत का माहौल था, क्योंकि इनके पिताजी अक्सर संगीत की क्लासेस दिया करते थे, पर अपनी बेटी को उन्होंने कभी भी संगीत शिक्षा देने के बारे में नहीं सोचा, जब तक कि लता जी ने खुद अपनी काबिलियत साबित नहीं की। दरअसल हुआ यूं कि एक मर्तबा जब इनके पिताजी क्लास में नहीं थे तो इनके एक स्टूडेंट ने एक राग गाया जो कि वो गलत गा रहा था, जिस बात पर नन्ही लता बोल उठी। उन्हें टोकते हुए कहने लगी, नहीं नहीं, ये राग ऐसे नहीं गाना, इसको बल्कि ऐसे गाओ। और हुआ क्या फिर? उनके पिताजी जो उनके पीछे खड़े थे उनकी बात सुनकर प्रसन्न हुए और उन्हें संगीत शिक्षा देनी शुरू कर दी। पर लता जी को अपनी काबिलियत एक बार नहीं बल्कि बार बार साबित करनी पड़ी थी। इसी तरह एक मर्तबा जब एक नाटक के चलते नाटक में नारद का किरदार निभा रहा जो कलाकार वहां नहीं पहुंच पाया, तो लता जी ने अपने पिताजी के साथ परफॉर्म करने का फैसला लिया। पर उस समय भी उनके पिताजी थोड़े डाउटफुल थे, पर जैसे ही लता जी ने परफॉर्म किया तो पूरे हॉल में वंस मोर की चीखें सुनाई देने लगी, आवाजें सुनाई देने लगी। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। एक बार लता जी एक इंटरव्यू में बताती हैं कि उनके पिताजी जो कि एक बहुत बड़े ज्योतिष विज्ञाता थे, उन्होंने उन्हें बुलाया और कहा, लता बेटी, तुम इतनी सफल होगी जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, पर तुम्हारी सफलता देखने के लिए मैं जीवित नहीं रहूंगा। और हाँ, तुम्हारी शादी भी नहीं होगी और पूरे परिवार की जिम्मेवारी तुम पर आ जाएगी। शायद उस वक्त लता जी ने अपने पिताजी की बातों की गंभीरता को नहीं समझा, पर कुछ महीनों बाद ऐसा ही हुआ। उनके पिताजी का देहांत हो गया और छोटी उम्र में ही लता पर परिवार की जिम्मेवारी आ गई, जिसके चलते उन्हें मराठी फिल्मों में साइड रोल्स करने पड़ते थे जो कि उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। एक बार जब वो सेट से घर आई तो फूट कर रोने लगी। उनकी माता जी ने जब रोने की वजह पूछी तो कहने लगी, मुझे ये बनावटी दुनिया बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे सिर्फ गाना ही गाना है। म्यूजिक इंडस्ट्री में उस वक्त ऐसा माना जाता था कि इतनी पतली आवाज प्लेबैक सिंगिंग के लिए तो नहीं बनी, पर शायद ही किसी को उस वक्त इस बात का अंदाजा था कि आज वो जिस आवाज को रिजेक्ट कर रहे हैं, कल वही आवाज भारत की कोकिला अर्थात नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहलाएगी। और इसी बात को सिद्ध करने का बेड़ा उठाया उनके गुरु, उनके गॉडफादर मास्टर गुलाम हैदर साहब ने।
ये बात बिल्कुल सच है कि लता जी की इंडस्ट्री में जो एंट्री थी वो शायद बहुत डिफ़िकल्ट थी, कठिनाइयों से भरी हुई थी। लेकिन एक बार जो उन्होंने अपना पैर जमा लिया तो फिर कोई उन्हें हिला ना सका। फिर चाहे मास्टर गुलाम हैदर साहब हों, चाहे नौशाद साहब हों, चाहे फिर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आनंद जी, कल्याण जी, मदन मोहन और न जाने कितने ही ऐसे नामी संगीतकारों के साथ उन्होंने काम किया। लता जी पहली ऐसी सिंगर थी जिन्होंने अपने सॉन्ग्स की रॉयल्टी डिमांड की। उस समय दरअसल यूँ होता था कि जो सिंगर्स थे उनको सिर्फ उनकी रिकॉर्डिंग के पैसे दिए जाते थे। उसके बाद गाना जब बनता था, रिलीज होती थी कैसेट्स, और उसका जो भी प्रॉफिट होता था वो सिर्फ कंपनीज को जाता था। लेकिन लता जी का मानना था कि ये कैसेट्स तो सिर्फ सिंगर की आवाज़ की वजह से ही चलती हैं, तो फिर इसकी कुछ रॉयल्टी तो सिंगर्स को भी मिलनी चाहिए। और इसी बात पर राज साहब के साथ एक बार उनकी झड़प भी हो गई थी। राज साहब कहने लगे, लता, मैं यहाँ बिजनेस करने आया हूँ और तुम मुझसे पैसे मांग रही हो, मैं तुम्हें रॉयल्टी नहीं दे सकता। तो इसी बात पर लता जी भी बोल उठी, राज साहब, अगर आप यहाँ बिजनेस करने आए हैं तो मैं भी फिल्म इंडस्ट्री में रानी बाग में घूमने नहीं आई, मैं भी पैसे कमाना चाहती हूँ। खैर, लता जी को आप अक्सर लता दीदी या फिर नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से तो जानते ही हैं और सुना भी है, पर उनका एक नाम ऐसा भी है जिस नाम से आपने उन्हें सुना तो जरूर है लेकिन शायद जानते नहीं हैं, आनंद खान। कमाल की बात है ना। आप सब सोच रहे होंगे कि इतने दहाकों से हम जिस सिंगर को सुनते आ रहे हैं, जो हमारी सबसे चहेती सिंगर है, उसके इस नाम के बारे में तो हमें कुछ पता ही नहीं है। दरअसल आनंद खान नाम का किस्सा भी बहुत ही दिलचस्प है। हुआ यूं कि लता जी के चाहने वाले उन्हें बतौर संगीतकार भी सुनना चाहते थे, लेकिन लता जी की इक्वेशन बाकी संगीतकारों के साथ बहुत अच्छी थी और वो उसे कभी खराब भी नहीं करना चाहती थी। तो इसीलिए एक मराठी मूवी राम राम पगनू में उन्होंने बतौर आनंद खान संगीत दिया। लेकिन जब अवार्ड शो में बार बार आनंद खान का नाम अनाउंस हो रहा था तो लता जी को स्टेज पर जाना पड़ा और उनका ये पोल भी खुल गया। एक बार की बात है जब 1960 के करीब लता जी बहुत बीमार हो गई, इतनी कि यूं कहिए कि शायद मौत के मुंह से ही लौटकर वापस आई। तो उनके डॉक्टर ने बताया कि कोई उन्हें स्लो पॉइजन दे रहा था और जांच करने पर पता लगा कि ये कोई और नहीं बल्कि उनका रसोइया ही था। लता जी ने अपने जीवन काल में बहुत सारे पुरस्कार प्राप्त किए हैं, बहुत सारे इंडियन और इंटरनेशनल पुरस्कारों से उन्हें सम्मानित भी किया गया, फिर चाहे वो दादा साहब फाल्के अवार्ड हो या फिर पद्मा भूषण, पद्मा विभूषण या फिर भारत रत्न। पर एक दौर ऐसा भी आया जब उन्होंने फिल्म फेयर अवार्ड्स तक लेने से मना कर दिया। उनका यह मानना था कि नए गायक और गायिकाओं को भी मौका देना चाहिए। आज से 25 साल पहले मैंने फिल्म फेयर अवार्ड इसीलिए छोड़ा था कि मेरी इच्छा थी कि नए नए सिंगर्स आए और उनको ये अवार्ड मिले, उनकी इज्जत हो। और उनको सफलता मिले। लता जी बहुत ही हंसमुख स्वभाव की थी और उन्हें फोटोग्राफी बहुत पसंद थी। लता जी कहती थी कि 1960-70 का जो दौर था फिल्म इंडस्ट्री के लिए, वो एक बहुत ही बड़ा गोल्डन पीरियड था, क्योंकि ना तो सिर्फ उस समय इंडस्ट्री के लोगों में यूनिटी थी बल्कि देश के लिए मर मिटने का जज्बा भी रखते थे। उस समय 1965 में जब इंडिया चाइना का वॉर हुआ तो हमारे बहुत सारे जवान शहीद हो गए, जिस पर उनका एक गीत, ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। इस गीत को सुनकर तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की आंखें भी नम हो गई थी। गजलें हो या फिर रोमांटिक सॉन्ग्स, दुख भरे गीत हो या फिर खुशी के, हर जज्बात को लता जी की आवाज मिली है। और मैं बहुत गर्व से कह सकती हूँ, मैं उस जनरेशन को बिलोंग करती हूँ जिसे
लता जी की आवाज़ में लुभावने गीत सुनने का मौका मिला। पर जैसे कि गुलजार साहब ने कहा है, नाम मिट जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है, अगर याद रहे। इनके लिए ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि बेशक आज लता जी हमारे बीच नहीं रही, बेशक आज का दिन संगीत जगत के लिए और संगीत प्रेमियों के लिए बहुत ही क्षतिपूर्वक दिन है, लेकिन लता जी का नाम आने वाली पीढ़ियों तक, उनकी सुरीली आवाज़ तक हमेशा अमर रहेगा और उनके गीत हमें इसी तरह मंत्रमुग्ध करते रहेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।